हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरबा टीम। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से वादा किया था, जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये आपका फिजिक्स सेकेंड का पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स सेकेंड का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है हमारे 11th 12th में क्या कर दिया गया है, फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड। ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फिजिक्स सेकेंड का पार्ट है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों लेकर आया हूँ। मैं आपको ये सारी बातें प्रीवियस अपने सेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन में बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन के जस्ट बाद अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हो तो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। ठीक है, बस टर्म्स का डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूला सिमिलर होते हैं। ओके, कुछ कंडीशंस डिफरेंट होते हैं, बट सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगी, सिमिलर देखने को मिलेगी, और आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप एक चैप्टर पढ़ोगे और दोनों चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आईआईटीज वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 100% श्योर। ओके, अब हम बात कर लें दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस वाले सेशन में मैं बात करूंगा आप लोगों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पोर्शन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। सेकेंड सेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में होगा। ठीक है, तो हम इस तरह दो दो सेशन करके देखेंगे। फिर जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक समरी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे के सिमिलर है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आ, सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो अब हम बात करें कि ये हमारा कोर्स बनाने का पर्पज क्या है। इस कोर्स के थ्रू मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक इजी कॉन्सेप्ट, एक बेटर अप्रोच प्रोवाइड करूँगा जो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, काफ़ी सपोर्टिंग होगा, और कोई भी स्टूडेंट अगर हमारा ये सेशन देखता है उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक बार मेरा सेशन जरूर देखना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार जरूर देखो। ठीक है, सेकंड थिंग्स क्या है, सेकंड थिंग्स हमारा ये है दोस्तों कि ये हमारा जो कोर्स है जेई मेंस और नीट एनडीए और भी जो भी एस्पिरेंट है जिस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी सपोर्टिंग है। ठीक है, और ये क्लास 12th और 11th के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो क्लास 2020, यहाँ पे 2020 मैंने लिख दिया गलती से, 2021 में जो लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2021 में जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, 20 का तो हो गया, जिनको 2021 में देना है बोर्ड एग्जाम, उनके लिए काफ़ी ये सपोर्टिंग होने वाला है कोर्स। ठीक है, अब हम ओवरव्यूज बात कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इस कोर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी के बारे में, फिर हम देन देखेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानेंगे, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे और कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे। तो दोस्तों मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ कितना डिस्कस करने वाला हूँ मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं इस सेशन में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, इस सेशन में मैं कूलम्स सॉरी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी तक मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं कूलम्स लॉ तक आपको डिस्कस करूं ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो
और इसका 2 सेशन में बनाऊंगा, ठीक है। कुल 4 सेशन बनेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 सेशन बनेंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे पहले आज डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी और कूलम्ब्स लॉ के बारे में। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। अगर मैं इस सेशन में समझा दूंगा फिर इस सेशन में यहाँ से शुरू करूंगा तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होंगी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करें और आपको कोई भी रेजिस्ट क्रिएट हो आपके प्रिपरेशन में, ताकि आप प्रिपरेशन में कोई रेजिस्ट हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपको जितना इजी कर सकता हूँ उतना इजी कर दो। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी से देखेंगे, और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ हिस्सा आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल में भी मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे इंट्रोड्यूस केवल किया गया है, ठीक है। डिटेल में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ओके। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, फर्स्टली वी आर टॉक अबाउट व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इफ यू सी you can see on screen what matter, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए किसी मैटर को जानना पड़ता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का, ठीक है। आप देखिए कितना सिंपल टर्म्स में मैंने ब्रेक करके इस डिफिनेशन को लेकर आया हूँ। किसी भी मैटर का वो क्या होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा होता है एनी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम बात करें जो हमारा मैटर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे वर्क करता है वो हम बताएंगे। जैसे कि हमारा मैटर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा कोई मैटर है, वो एक मैटर का क्या कहते हैं, एक मैटर का स्ट्रक्चर अगर बनता है, ठीक है, एक हमारा मैटर का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर, ठीक है, बॉन्ड बनाकर एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वो एक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। जब मैटर का फॉर्मेशन होता है तो उनमें जो अट्रैक्टिव या मैटर के बीच में रिपल्सन का जो नेचर क्रिएट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा उस कंडीशन में एक्ट करता है जब वहां पर उस मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्रिएट होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट हो जाता है तो दोनों डिफरेंट नेचर या सेम नेचर के चार्ज, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि वहां पर डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, सेम नेचर के भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। जो भी चार्ज होंगे डिफरेंट या सेम नेचर, तो उनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा कब, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ओके। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिकली साइन, ठीक है, सिंबल स्मॉल ई लिखते हैं, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल ई या स्मॉल क्यू से, ठीक है। स्मॉल ई जो अगर निगेटिव ई लिखते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इफ आई राइट अ पॉजिटिव चार्ज, आई राइट प्लस ई, इट इज डिनोटेड व्हाट, प्रोटॉन्स, ओके, इट इज डिनोटेड प्रोटॉन्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि हमारा
इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे वर्क करता है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे होगे दोस्तों, यहाँ पे सेम नेचर के चार्ज हैं, प्लस, ओके, प्लस, इट मीन्स प्लस ई प्लस ई, बोथ आर प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, ओके। यहाँ पे जब सेम नेचर के चार्ज होते हैं, ठीक है, या निगेटिव निगेटिव हो, ओके, यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं या निगेटिव चार्ज सेम नेचर के चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स का नेचर होता है वो रिपल्सन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? रिपल्सन नेचर होता है। इट मीन्स वो बॉन्ड ना डेवलप करके उसे ब्रेक करके क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ट्राइज टू गो अवे फ्रॉम देयर, ओके, अवे फ्रॉम देयर, ओके। अगर इफ पॉजिटिव और निगेटिव मतलब डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे, ठीक है, जब डिफरेंट नेचर के चार्ज होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स का नेचर होगा वो हमारा अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स यहाँ पे काम करेंगे और वो दोनों फोर्स एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा मैटर का फॉर्मेशन होगा। अब बात करें कि अगर हमारा मैटर ब्रेक होता है, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हमारा मैटर ब्रेक होता है, मान लीजिए कोई मैटर है वो ब्रेक कर गया, ठीक है, दो पार्ट में चेंज हो गया, टूट के ब्रेक हो गया, उस कंडीशन में हमारा फोर्स का क्या कंडीशंस होंगे? तो ये आपके लिए क्वेश्चंस होंगे। यदि हमारा मैटर ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, दो पार्ट में, उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स का नेचर होगा कैसा होगा, ओके। आप इसका जवाब, इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी मैं समरी में आपको इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी की हम बात करें, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट टेलिंग अबाउट सेल्फ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने बारे में क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनका केवल फॉर्म का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यही बोलता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी की बात यहाँ पे आती है। सेम डेफिनेशन होता, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम बात कर ले आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जहां पर ना तो मास का ट्रांसफर हो और ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना एनर्जी ले सके अंदर ना एनर्जी बाहर दे सके, ना मास अंदर ले सके ना मास बाहर दे सके। आजकल लॉकडाउन में आइसोलेटेड की बात की जा रही है, आप इस टर्म्स से काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस हो गए हैं नाउ आइडेज, ठीक है, नाउ आइडेज यू आर इंट्रोड्यूस बाय दिस टर्म्स, ओके। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारा जो है वो यही बताता है बेसिकली, मास का ना तो ट्रांसफर होगा ना तो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर और ना ही ऑब्जर्वेशन। इट मींस इस कंडीशन में, आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन में जो हमारा टोटल चार्ज होंगे वो कभी चेंज नहीं होंगे। इट मींस उनमें जब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा तो वो चेंज कहां से होंगे, पॉसिबल नहीं है। क्लोज सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्लोज सिस्टम में, ठीक है, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में हमारा जो
मास होता है, ठीक है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। मास का ट्रांसफर नहीं होता है बट एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा चार्ज होगा वो सेम होगा, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा चार्ज होगा वो सेम होगा। कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट आप देख रहे हो, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ओनली ट्रांसफर इट वन फ्रॉम टू अनदर, केवल इसका ट्रांसफर किया जा सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, अब हम बात कर लें यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कूलम होता है, जिसे C से हम डिनोट करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज की बात करें तो हम इसे डिनोट QE से या स्मॉल e से डिनोट करते हैं। इफ वी कैन राइट इन नेगेटिव फॉर्म, लिख सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, प्रोटॉन के लिए हमारा प्लस E होता है, और अल्फा पार्टिकल के केस में हम डबल E लिखते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E लिखते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ E लिखते हैं। और E की जो हमारी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम होती है। बाय डिफॉल्ट कैन नॉट डिवाइडेड द इलेक्ट्रिक चार्ज विच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन और एटमोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है चार्ज करने का। मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट मैटर के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कोई मैटर है या कोई सब्सटेंस है, ठीक, तो उनमें जो चार्ज, अगर मान लीजिए पार्टिकल्स, मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा यही क्वेश्चन है, यदि हमारा कोई मैटर ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करता है, उस पर हमारे फोर्स का नेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो हमारा फोर्स बेसिकली डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। चलिए बता ही देता हूँ, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। जब हम उस पार्टिकल को ब्रेक करेंगे तो उनका चार्ज का जो नेचर होगा, ठीक है, वो नहीं चेंज होगा, कैन नॉट डिवाइडेड द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो चेंज नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे प्लस ई है, इस पार्ट में पूरे में प्लस ई है, अगर उस ब्रेक करते हैं तो उसमें दोनों पार्ट में, दोनों ब्रेक वाले पार्ट में प्लस ई चार्ज ही होंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन और एटमॉसिटी चार्ज कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। ओके, लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो हमारा होता है फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ देखिए, आप यहाँ पे डिफरेंट नेचर का हमने चार्ज लिया है, कोई जरूरी नहीं है कि हम सेम नेचर का चार्ज नहीं ले सकते, हम सेम नेचर का चार्ज भी ले सकते हैं, बट केस क्या होगा, जो हमारे फोर्स अट्रैक्ट होंगे वो रिपल्स करने लगेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे से रिपल्स करने लगेंगे। इट नॉट मैटर कि हमारा चार्ज का नेचर कैसा है, हम दोनों फॉर्म में आप कूलम्ब्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, जो हमारा फोर्स इस दोनों चार्ज के बीच में एक्ट करता है, ये डिफरेंट नेचर के चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स का अट्रैक्टिव नेचर हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, फोर्स हमारा दोनों चार्ज के मल्टीपल, यहाँ पे Q1 हो गया है, Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज का मल्टीपल या दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, इट मींस Q1 इंटू Q2। ओके, force is also reciprocal of 1 by r square. Force is also reciprocal of 1 by r square. It means separate distance. Okay, both charges are separated from each other r distance, and our force is also reciprocal of 1 by reciprocal of separate distance square. Okay, separate distance square. Okay, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, दोनों फोर्स के जो
प्रोपोर्शनल है उनको कंबाइन करते हैं तो हमारा फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन नेगलेक्ट करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं, सॉरी नेगलेक्ट नहीं, रिमूव करते हैं, जब हम रिमूव करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट जरूर आता है। कांस्टेंट के बिहाफ पर ही हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से हमारा एक और रिलेशन निकल सकता है, क्या, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन Q2 Q1 Q2 का होल 1, ठीक है, अपॉन Q1 Q2 का होल 2, ठीक है। अगर कंपैरिजन वाला आ जाए दो चार्ज के बीच का, ठीक है, कंपैरिजन की बात आ जाए तो उस केस में हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप लगाओगे तो ये हमारा बन जाएगा F1 बाई F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 का ब्रैकेट पे 1 और R1 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, R2 स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 का ब्रैकेट में करके 2 R2 R1 स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल कूलम्स लॉ को फॉलो किया है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इन वैक्यूम में जो हमारी K की वैल्यू होगी, वैक्यूम के केस में हमारी जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो हमारा K होता है, और एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी K की वैल्यूज हमारी है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पे पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यूज हो जाती है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज हो जाती है, जो कि हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे डायमेंशन क्या बनकर आ जाता है दोस्तों, m इनवर्स l पावर -3 t रेज टू पावर 4 a स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशन होता है। फ्रेंड्स, मेरा एक और होमवर्क है आपका। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया था आपको, यदि हम किसी मैटर को ब्रेक करते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स, ठीक है, उनका क्या नेचर होगा, उनके बारे में मैंने पूछा। सेकेंड हमारा होमवर्क आप लोगों के लिए है क्या, हमारा होमवर्क ये है कि अगर m इनवर्स l पे पावर -3 t पे पावर 4 a स्क्वायर है, इस डायमेंशन के थ्रू आपको यूनिट लिखना है, ठीक है, आपको यूनिट लिखना है। इस डायमेंशन के थ्रू, इस डायमेंशन के द्वारा हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट होगा, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे और काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और आपका जो स्ट्रेंथ होगा उसके बिहाफ पे मैं लाइव क्लासेस भी रखूँगा, जहाँ पे हम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी मैं अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे हमसे और हमसे बातचीत करेंगे, अपना सारा क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ पाएंगे, ठीक है, यूट्यूब के अलावा। बट उसके लिए आपका स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और हमारे इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है, ना कोई चार्ज है, ना कोई कॉस्ट है, एकदम फ्री है। ये मात्र आप लोगों के लिए सपोर्ट है। तो मैं भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमें
सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए कोर्स बनाता रहूं और मोटिवेटेड फील करता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।